हेलो डॉक्टर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ अब्डोमेन टॉपिक। अब्डोमेन टॉपिक इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर आता है इंग्वाइनल कैनाल और उसमें होते हैं इंग्वाइनल हर्निया, जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं ऐसा सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब्डोमेन टॉपिक का रैपिड रिवीजन। और स्टार्टिंग में सबसे पहले एक सिंपल से टॉपिक पढ़ते हैं जो आजकल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। अब्डोमेन में जो इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं उनके लेवल्स आपको पता होने चाहिए। तो नंबर 1 ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन को हम एडिसन्स प्लेन भी कहते हैं और इसका नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक से पास होता है। कहाँ से पास होता है? पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक से पास होता है और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन विल बी एट द लेवल ऑफ L1, ये L1 के लेवल पर होगा। और इसके साथ में आपको याद रखना होगा कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होता है पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक से पास होता है और वहीं पर होता है ऑरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो मिड गट को सप्लाई करती है वो भी L1 पर ही ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है अब्डोमिनल एओर्टा से। एंड देन हाइलम ऑफ द किडनी जो होता है वो भी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पर ही होता है। क्लियर? अब इसके बाद आपको जो पढ़ना होगा वो होगा सबकॉस्टल प्लेन। इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाला कॉस्टल मार्जिन होगा, जो कॉस्टल कार्टिलेजेस से फॉर्म होता है कॉस्टल मार्जिन होगा, और जो प्लेन कॉस्टल मार्जिन के बिल्कुल लोअर पार्ट से पास होता है उसको हम कहते हैं सब कॉस्टल प्लेन। और सब कॉस्टल प्लेन किस लेवल पर होता है? एट द लेवल ऑफ L3। हिप बोन में 3 पार्ट होते हैं सर, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। और जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, इलिया क्रेस्ट कहते हैं हम उसको। और यहां से एक प्लेन होता है जो इलिया क्रेस्ट को टच करता है। अपर मोस्ट पार्ट इलिया क्रेस्ट जो होता है उसको जो टच करता है उसको हम कहते हैं सुप्रा क्रिस्टल प्लेन। और सुप्रा क्रिस्टल प्लेन is passing through the highest level of iliac crest and that will be at the level of L4। और फाइनली इस इलियम बोन में होते हैं ट्यूबरकल्स। एक होता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन या फिर उसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन, और ये वाला होता है L5 पर होता है। तो इस तरीके से आपको ना सारे प्लेन्स के लेवल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा आपके एग्जाम्स में अक्सर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अम्बिलिकस कहाँ पर होता है। अम्बिलिकस के बारे में ना 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखिए आपके एग्जाम्स में। नंबर 1 डर्मेटोम पूछा जाएगा, और अम्बिलिकस का जो डर्मेटोम होगा, डर्मेटोम ऑफ अम्बिलिकस विल बी T10, ये T10 लेवल पर होगा। और लोकेशन जो होगा, लोकेशन ऑफ अम्बिलिकस इज बिटवीन L3 एंड L4। प्लीज बी केयरफुल विद दिस वन। अक्सर स्टूडेंट्स में देखा गया है कि अम्बिलिकस और T10 याद कर लेते हैं, अम्बिलिकस और T10। तो अम्बिलिकस T10 विल बी डर्मेटोम, लेकिन रिसेंटली एग्जाम में ना अचानक से लोकेशन पूछा गया था। लोकेशन ऑफ अम्बिलिकस इज बिटवीन L3 एंड L4, ये L3 और L4 के बीच में होगा। नाउ आफ्टर लर्निंग ऑल दिस पॉइंट्स अगेन द सेम थिंग, इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पर होता है ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ पर होता है प्यूबिक ट्यूबरकल, और इन दोनों के दरमियान में एक जो लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट को हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में ना बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो चलिए सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम होता है पॉपर्ट्स लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट को हम पॉपर्ट्स लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में एक मसल होता है जिसका नाम है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का ही एपोन्यूरोसिस होता है। तो एपोन्यूरोसिस का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो थिकन हो जाता है। थिकनिंग ऑफ दैट वन इटसेल्फ इज नथिंग बट इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट इज थिकनिंग ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स होती है, एक होती है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट और दूसरी वाली होती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ऐसे मत समझो कि दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ पर है? ASIS और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में होता है इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पर, और इसकी जो मिड पॉइंट होती है उसको कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। लेकिन मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होती है? मिड इंग्वाइनल पॉइंट ये होती है कि अगर आप ASIS को, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को, प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ में कनेक्ट करोगे, प्यूबिक ट्यूबरकल नहीं है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ में अगर आप कनेक्ट करोगे, और एग्जैक्टली इसके मिडिल में जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो हैव अ क्लैरिटी बिटवीन दिस टू। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना क्लैरिटी रखिए, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है?
दैट इज अ मिड पॉइंट बिटवीन AS, IS एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मिड इंग्वानल पॉइंट के बिल्कुल ऊपर 1.25 सेंटीमीटर ऊपर होता है यस डीप इंग्वानल रिंग। डीप इंग्वानल रिंग का लोकेशन कहां पर होता है? 1.25 सेंटीमीटर ऊपर। कौन सी वाली पॉइंट होती है? मिड इंग्वानल पॉइंट के ऊपर होता है। क्लियर? अब ये सारे सिंपल पॉइंट्स रिवाइज करने के बाद अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज इंग्वानल कैनाल। इंग्वानल कैनाल, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, इस डायग्राम में एक्चुअली ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कुल मिलाकर टोटली 8 लेयर्स होते हैं सर, ओके। और इस डायग्राम को हम किस सेक्शन में हम देख रहे हैं? यस, अगर आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को ऐसे ट्रांसवर्सली कट करोगे, आफ्टर कटिंग ट्रांसवर्सली मैं अपनी ही एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को बाहर निकाल रहा हूं और उसको ऊपर से देख रहा हूं। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे इन ट्रांसवर्स सेक्शन, यस, दिस इज हाउ द डायग्राम लुक्स लाइक। डायग्राम इस तरीके से नजर आता है, ओके। अब इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो होता है स्किन, एंड जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होता है सुपरफिशियल फेशिया। और यहां पर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में सुपरफिशियल फेशिया 2 लेयर्स में डिवाइड होता है। एक होता है कैंपर्स फेशिया और दूसरा वाला होता है स्कार्पा फेशिया। अब इस डायग्राम में हमने क्या किया है, स्किन और सुपरफिशियल फेशिया को यहां से निकाल दिया। देन फिर कौन सा वाला लेयर होता है? एक्सटर्नल ऑब्लिक, और फिर होता है इंटरनल ऑब्लिक, और फिर होता है ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल, द 3 मसल लेयर्स इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस। और फिर होता है एक और फेशिया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसवर्सालिस फेशिया होता है। और फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल लेयर, और इसके अंदर होता है पेराइटल पेरिटोनियम। तो इस तरह से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कुल मिलाकर कितने लेयर्स होते हैं सर? टोटली 8 लेयर्स होते हैं। अब अगर आपने सारे 8 लेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया है, अब मैं आपको बताऊंगा 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीटेडली ये पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेयर नंबर 6, ट्रांसवर्सालिस फेशिया। इस लेयर में होता है ओवल शेप्ड ओपनिंग। इस लेयर में ना एक ओवल शेप्ड ओपनिंग होता है, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं डीप इंग्वानल रिंग। डीप इंग्वानल रिंग ट्रांसवर्सालिस फेशिया में होता है। और यह सवाल आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि डीप इंग्वानल रिंग इज अ डिफेक्ट इन विच लेयर? ट्रांसवर्सालिस फेशिया। और फिर लेयर नंबर 3, दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। और ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस होता है, यहां पर होता है ट्रायंगल शेप्ड ओपनिंग, और इस ओपनिंग को हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग कहते हैं इसे। डीप इंग्वानल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, इन दोनों के दरमियान में यहां पर एक कैनाल होती है, और उस कैनाल को हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। व्हाट इज दिस कैनाल? इंग्वाइनल कैनाल। अब यहां पर आपने ये 2 पॉइंट तो देख लिए हैं, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं सर। डीप इंग्वानल रिंग कौन से लेयर में होता है? ट्रांसवर्सालिस फेशिया में होता है। और सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग कौन से लेयर में होता है? एक्सटर्नल ऑब्लिक में होता है। फाइन। नाउ इन दोनों के बीच में कौन से 2 लेयर्स होते हैं? इन दोनों के बीच में होता है इंटरनल ऑब्लिक लेयर, और फिर होता है ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल। और इंटरनल ऑब्लिक इज आर्चिंग अबव द इंग्वानल कैनाल, ये इंग्वानल कैनाल के ऊपर से, और फिर ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस एपोन्यूरोसिस भी इसके ऊपर से पास होगा। और दूसरी ओर ऑन द अदर साइड ये दोनों जुड़ते हैं, और ये दोनों जुड़कर फॉर्म करते हैं कंजॉइंट टेंडन। और कंजॉइंट टेंडन को फॉक्स इंग्वाइनालिस भी कहा जाता है। ओके, तो कंजॉइंट टेंडन इज फॉर्म्ड बाय डैश एंड डैश, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस एपोन्यूरोसिस। तो ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इट्स वर्थ रिपीटिंग वंस मोर। एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं आखिरी बार। डीप इंग्वानल रिंग कौन से लेयर में होता है? ट्रांसवर्सालिस फेशिया में होता है। सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग कौन से लेयर में होता है? यस, वो एक्सटर्नल ऑब्लिक में होता है। और कंजॉइंट टेंडन 2 लेयर से फॉर्म होता है, एक होता है इंटरनल ऑब्लिक और दूसरा वाला होता है ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस। तो इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस दोनों जुड़कर कंजॉइंट टेंडन फॉर्म करते हैं, जिसको फॉक्स इंग्वानालिस भी कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर इंग्वानल कैनाल देख सकते हो, जो डीप इंग्वानल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के दरमियान में होती है। ओके, तो अब चलिए सर हम इसके बारे में सारे पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। इंग्वानल कैनाल का एक्सटेंट क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखिए, डीप इंग्वानल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग तक इंग्वानल कैनाल होती है।
लेंथ भी पूछा गया एग्जाम में, अप्रॉक्सीमेटली इट इज जस्ट 4 सेंटीमीटर्स. ओके, इंग्वाइनल कैनाल विल बी जस्ट 4 सेंटीमीटर्स. आपके एग्जाम्स में एग्जैक्टली दिया गया था 3.8 सेंटीमीटर्स और फिर 3.75 सेंटीमीटर भी दिया गया है. क्लियर? अब हमको पढ़ना होगा इंग्वाइनल कैनाल के बाउंड्रीज क्या होंगे और फिर इसके कंटेंट्स क्या होंगे सर. ठीक है ना. अब इस डायग्राम में ये बड़ा आसान हो जाएगा, इसको याद रखना. इंग्वाइनल कैनाल जो होता है इसके आगे, अगर ये इंग्वाइनल कैनाल होगा इसके बिल्कुल आगे एक्सटर्नल ऑब्लिक होगा और इंटरनल ऑब्लिक होगा. Anteriorly will be having external oblique as well as internal oblique. External oblique complete boundary form करेगा और फिर internal oblique थोड़ा सा laterally ही होगा. Posteriorly आप ध्यान से देख सकते हो, there will be transversalis fascia, यहाँ पर transversalis fascia होगा और फिर conjoint tendon होगा. ओके, तो transversalis fascia complete boundary form करेगा और conjoint tendon थोड़ा सा medially होगा. क्लियर? तो एक बार हम anterior और posterior देखते हैं. Anterior wall will be formed by external oblique and internal oblique. Posterior wall will be formed by fascia transversalis and conjoint tendon. अब roof और inferior wall. Roof तो बड़ा आसान है, मैंने आपको clearly बताया था. What are the two? Yes, aponeurosis taking a turn over the inguinal canal. Inguinal canal के ऊपर से कौन से वाले aponeurosis पास हो रहे हैं? एक होती है internal oblique और दूसरी वाली होती है transversus abdominis. और ये दोनों दूसरी ओर जाकर conjoint tendon फॉर्म करते हैं. और इंग्वाइनल कैनाल के नीचे क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट होता है. सो सुपीरियरली क्या होता है? इंटरनल ऑब्लिक होता है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होता है और इंफीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट. तो ये सारे बाउंड्रीज अगर आप इस तरीके से ना जस्ट लाइक ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ की तरह अगर आप रट्टा मारोगे तो ऐसे याद नहीं रहेगा. बेस्ट वे टू रिमेंबर, सबसे बेहतरीन तरीका इसको याद रखने का होता है कि विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. जो डायग्राम मैंने आपको बताया है उस डायग्राम की मदद से अगर आप याद रखोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा. अब कंटेंट क्या होते हैं? तो याद रखिए, मेल में होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड और इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है और फीमेल में होता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और इलियो इंग्वाइनल नर्व. नर्व बड़ा आसान है, इलियो इंग्वाइनल नर्व मेल और फीमेल में होती है. फाइन. नाउ कंटेंट इन द फीमेल, एक होता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस हमने पढ़ा था यूट्रस के सपोर्ट्स में, हमने पढ़ा था, है ना, सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस. यूट्रस के जो सपोर्ट्स होते हैं ना उसमें राउंड लिगामेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट होता है. तो एक होता है राउंड लिगामेंट. अब राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो होता है वो यूट्रस से बिगिन होगा और फिर वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होगा और पास होने के बाद फिर जाकर मर्ज हो जाएगा लेबिया मेजोरा से. लेबिया मेजोरा से. फाइन. तो राउंड लिगामेंट कहाँ से बिगिन होगा? यूट्रस से बिगिन होगा और फिर इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होते हुए वो लेबिया मेजोरा के साथ में मर्ज हो जाएगा. क्लियर विद दैट वन? तो इसीलिए राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट होगा. सिमिलरली मेल्स में क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है. फाइन. आई टेल यू अबाउट द स्पर्मेटिक कॉर्ड इन डिटेल, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. बट बिफोर दैट एक और पॉइंट आपको जो याद करनी होगी, अगर मान लो कि ये डीप इंग्वाइनल रिंग है और फिर अगर मान लो कि ये इंग्वाइनल कैनाल है और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होगा. फाइन. अब इन कंटेंट्स में क्या होता है? एक होता है ट्रू कंटेंट और दूसरा वाला होता है फॉल्स कंटेंट. कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ टू डिसाइड? ट्रू कंटेंट वो होता है जो डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर होगा और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू बाहर आएगा. इसको हम कहते हैं ट्रू कंटेंट. और फॉल्स कंटेंट वो होता है जो पोस्टीरियर वॉल को पियर्स करके एंटर होगा और फिर ये यहां से बाहर आएगा. इसको कहते हैं हम फॉल्स कंटेंट. फाइन. तो आउट ऑफ दिस कंटेंट देयर विल बी ट्रू कंटेंट और एक होता है फॉल्स कंटेंट. क्लियर? जो फॉल्स कंटेंट होता है वो होती है इलियो इंग्वाइनल नर्व. इलियो इंग्वाइनल नर्व, क्योंकि वो नर्व इंग्वाइनल कैनाल के पोस्टीरियर वॉल से पियर्स होकर अंदर आती है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आती है, तो इसीलिए फॉल्स कंटेंट होगा. और जो मैंने स्पर्मेटिक कॉर्ड बताया है और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बताया है, ये दोनों ट्रू कंटेंट होंगे मेल और फीमेल में रिस्पेक्टिवली. क्लियर? अब यार ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं ना, इन सारे स्ट्रक्चर्स को विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, कुछ निमोनिक से ना रट्टा मारते हैं. रट्टा मारने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. क्यों? आई होप आपने सुना होगा कि देयर विल बी डिसेंट ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस नॉर्मली कहाँ पर फॉर्म होता है? एब्डोमेन में. और डिसेंट होता है. और डिसेंट कहाँ से होता है? यस, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ही डिसेंट होता है. अगर ये टेस्टिस यहाँ से डिसेंट होगा, ऑब्वियसली जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स टेस्टिस के साथ में कनेक्ट होंगे वो सारे स्ट्रक्चर्स यहीं से तो पास होंगे. सो आर्टरी, वेन, नर्व,
ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स जो टेस्टिस के साथ में कनेक्ट होती है वो यहीं से पास होती है। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स कुल मिलाकर स्पर्मेटिक कॉर्ड फॉर्म करते हैं और इनके सराउंडिंग में होते हैं 3 फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया और क्रीमास्टिक फेशिया। बस कॉन्सेप्ट आप ऐसे याद रखो। तो अगर डिसेंट ऑफ टेस्टिस यहां से होगा तो सारे स्ट्रक्चर्स उसको कनेक्ट करेंगे। क्लियर? सो व्हाट इज द आर्टरी विच इज गोइंग टू कनेक्ट विद द टेस्टिस? आर्टरी का नाम क्या होगा? टेस्टिकुलर आर्टरी। और यहां से जो वेन होगी, वेन का नाम क्या होगा? पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन। वेन्स का ना नेटवर्क होता है यहां पर, उसको हम कहते हैं पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन। और फिर जो नर्व होगी, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। और फिर जो डक्ट होगी यहां से वास डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। और एक आर्टरी होती है जो डक्टस डिफरेंस को सप्लाई भी करती है, तो आर्टरी टू वास डिफरेंस। और मैंने आपको क्लियरली कहा था ऑल दिस स्ट्रक्चर्स विल बी सराउंडेड बाय 3 फेशिया। इन सारे स्ट्रक्चर्स के सराउंडिंग में 3 फेशिया होते हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया और मिडिल में होता है क्रीमास्टिक का मसल भी होता है और उसका फेशिया भी होता है। बस इस तरीके से अगर आप याद रखोगे स्पर्मेटिक कॉर्ड बड़ा आसानी से आपको याद रहेगा। आई होप ये बड़ा क्लियर है। ओके, अब ये सारे टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? इंग्वाइनल कैनाल वाली, यस, द क्लिनिकल एप्लीकेशन। इंग्वाइनल हर्निया जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में। इंग्वाइनल हर्निया विल बी ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और दूसरी वाली होती है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। एक होता है इनडायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो हर्निया डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू हो रही है। Indirect inguinal hernia will be that hernia which occurs via deep inguinal ring। जो डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू होती है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और जो डायरेक्ट होती है वो होती है via हैसेलबैक ट्रायंगल, जो कि हैसेलबैक ट्रायंगल के थ्रू होती है। ठीक है, सो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया विल बी अकरिंग via डीप इंग्वाइनल रिंग और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहां से होता है? हैसेलबैक ट्रायंगल से। तो यार इनडायरेक्ट में तो कोई पंगा नहीं है, ये तो डीप इंग्वाइनल रिंग से होती है। अब हमको पढ़ना होगा हैसेलबैक ट्रायंगल के बाउंड्रीज क्या होते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा एक डायग्राम से बड़ा आसानी से, जो कि आप हमेशा हमेशा याद रख सकते हो। मान लो कि ये प्यूबिक ट्यूबकल है और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहां पर प्यूबिक ट्यूबकल और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा यहां पर। एग्जैक्टली इन द मिडल, बिल्कुल बीच में यहां पर एक शैलो डिप्रेशन होता है, हल्का सा डिप्रेशन होता है, व्हाइट लाइन, और इसको हम कहते हैं लीनिया एल्बा। और लीनिया एल्बा के दोनों ओर होता है एक मसल, और ये वाला मसल होता है रेक्टस अब्डोमिनिस मसल। रेक्टस अब्डोमिनिस मसल, परफेक्ट। और अगर ये प्यूबिक ट्यूबरकल होगा, फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल से एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, यहां एक लिगामेंट होती है, इस लिगामेंट को हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट। और फिर यहां पर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और उसके साथ में होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब इन तीनों के दरमियान में यहां जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं हैसेलबैक ट्रायंगल। परफेक्ट, इस तरीके से आप इसके बाउंड्रीज बड़े आसानी से याद रख सकते हो। तो हैसेलबैक ट्रायंगल से कौन सा वाला हर्निया होता है? मत भूलिए, यहां से डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। ओके, तो चलिए एक बार बाउंड्रीज लिखते हैं सारे। तो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म द बेस ऑफ द हैसेलबैक ट्रायंगल? इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट इसका बेस फॉर्म करता है। और फिर जो रेक्टस अब्डोमिनिस मसल होगा, रेक्टस अब्डोमिनिस मसल इसका मीडियल वॉल फॉर्म करेगा। रेक्टस अब्डोमिनिस मसल इसका मीडियल बाउंड्री फॉर्म करेगा। ठीक है, और फिर जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स, इसका लेटरल बाउंड्री फॉर्म करेगा। परफेक्ट, तो इस तरीके से अगर आप इस डायग्राम से याद रखोगे, आप ये बाउंड्रीज कभी नहीं बोलोगे। तो बेस इंग्वाइनल लिगामेंट, मीडियली रेक्टस अब्डोमिनिस मसल और लेटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। तो ये होते हैं हैसेलबैक ट्रायंगल के बाउंड्रीज, और यहीं से होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और इनडायरेक्ट तो यार इट विल बी टेकिंग प्लेस वाया डीप इंग्वाइनल रिंग, ये डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू ही होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्प्लीन।
तो इस तरीके से इंग्वाइनल कैनाल वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है। तो अब थोड़ा सा हम ना इजी टॉपिक्स पढ़ते हैं, स्प्लीन पढ़ते हैं। अब हम स्प्लीन वाले टॉपिक को रिवाइज करेंगे। स्प्लीन में ना एक्चुअली दो सर्फेसेस होते हैं, जो डॉर्सल सर्फेस होता है कॉन्वेक्स वाला, दैट इज रिलेटेड टू, वहां पर क्या होता है, डायफ्राम होता है। और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो विसरल ऑर्गन्स की तरफ में होता है। और यहाँ पर 4 विसरल ऑर्गन्स के इंप्रेशंस होते हैं स्प्लीन पर। एक होता है स्टमक, और दूसरा होता है लेफ्ट किडनी, और फिर होता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, और फिर होता है टेल ऑफ पैंक्रियास। तो स्टमक और लेफ्ट किडनी और फिर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, कोलोन यहाँ पर टर्न होता है, और टेल ऑफ पैंक्रियास का भी इंप्रेशन होगा। क्लियर? अब आजकल जो सवाल पूछा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि स्प्लीन का साइज एनलार्ज होता है, स्प्लीनोमेगाली होता है, लेकिन स्प्लीनोमेगाली होने के बावजूद स्प्लीन का जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, नीचे जाना होता है, वो प्रिवेंटेड होता है, स्प्लीन नीचे नहीं जा पाता है। ओके, सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्लीन इज प्रिवेंटेड बाय विच लिगामेंट? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्लीन होता है, इट इज प्रिवेंटेड बाय विच लिगामेंट? दैट लिगामेंट इज फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट होता है सर। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फ्रेनिक नथिंग बट डायफ्राम, कोलिक कोलॉन। तो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट प्रिवेंट्स द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्लीन। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्लीन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, अगली टॉपिक जो होगी वो किडनी। किडनी में सबसे पहले एक्सटेंट याद रखना होगा सर। तो किडनी का एक्सटेंट क्या होता है? किडनी विल बी एक्सटेंडिंग फ्रॉम T12 टू L3। किडनी T12 टू L3 तक होती है, ठीक है ना। अब आप सबको ऑलरेडी पता है, आउट ऑफ द राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। ओके, क्योंकि राइट साइड में होता है बिग बल्कि लिवर, तो यहां पर क्योंकि लिवर होता है तो राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। फाइन। अब आपके एग्जाम्स में अपार्ट फ्रॉम एक्सटेंट रिलेशंस पूछा जा रहा है, और रिसेंटली एक एग्जाम में आपको ना किडनी का इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, और जहां पर आपको रिलेशन पूछा गया था। अब हम पढ़ेंगे किडनी के दोनों भी रिलेशन, एंटीरियर सरफेस रिलेशन और पोस्टीरियर सरफेस रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे, इस डायग्राम में आपको किडनी हम कहां से देख रहे हैं? पीछे से। पहले हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस रिलेशन। ओके, पोस्टीरियर सरफेस रिलेशन में ना सबसे पहले आप यहां पर ध्यान से देखिए, एक होता है ऐसे, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर ये 2 वर्टिकल लाइन। क्यों? अपर हाफ ऑफ द किडनी, किडनी का जो ऊपर वाला जो हाफ होता है, दैट विल बी रिलेटेड टू डायफ्राम। यहां पर डायफ्राम होता है। अब डायफ्राम यार किडनी के पीछे कैसे आता है? तो जस्ट याद रखिए, शेप ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम विल बी डोम शेप। तो अगर राइट किडनी और लेफ्ट किडनी होगा, डोम शेप डायफ्राम क्या होगा? किडनी के पीछे आएगा। तो अपर हाफ विल बी रिलेटेड टू डायफ्राम। लोअर हाफ में क्या होता है? किडनी के पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में कौन से वाले मसल्स होते हैं? सबसे मीडियल साइड में होगा स्वास मेजर, और फिर उसके लेटरल साइड में होगा क्वाड्रेटस लंबोरम, और उसके लेटरल साइड में होगा ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस। तो आपको ये तीनों मसल ऑर्डर में याद रखने होंगे। चलिए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे मीडियल साइड में होगा स्वास मेजर मसल, और फिर होगा क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, और फिर होगा ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस मसल। क्लियर? और जब मैंने आपको लोअर लिम्ब का रैपिड रिवीजन पढ़ाया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि स्वास मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम दोनों के बीच से 2 नर्व्स आती हैं, इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये दोनों नर्व कहां पर होती है? स्वास मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम के बीच में होती है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के पीछे ना यस वर्टिब्रे, सॉरी द रिब्स भी होते हैं, 11th और 12th रिब। लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि राइट किडनी के बिल्कुल पीछे ओनली 12th रिब होता है। कौन सा वाला रिब होता है? 12th रिब, क्योंकि राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है, इसीलिए वहां पर 11th और 12th रिब दोनों भी होते हैं। तो सारे रिलेशंस बिल्कुल सेम होते हैं राइट और लेफ्ट किडनी के, एक्सेप्ट फॉर व्हाट? यस, द रिब्स। लेफ्ट किडनी के बिल्कुल पीछे 11th और 12th रिब दोनों भी होते हैं, और राइट किडनी के पीछे सिर्फ और सिर्फ 12th रिब होती है। और अगर 12th रिब होगी तो उसके नीचे ऑब्वियसली सबकॉस्टल वेन, सबकॉस्टल नर्व और सबकॉस्टल आर्टरी तीनों भी होंगे। ओके, क्लियर विद दिस वन हियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एंटीरियर सरफेस रिलेशन। एंटीरियर सरफेस रिलेशन, किडनी के आगे क्या होता है? एंटीरियर सरफेस रिलेशन में ना सबसे पहले याद रखिए, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों के ऊपर होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड, ये तो बड़ा आसान है। और नीचे
सबसे नीचे लोअर पोल के पास में होता है कोलिक एरिया, यहाँ पर कोलॉन होगा और यहाँ पर भी कोलॉन होगा, और फिर यहाँ पर जेजुनम होगा और फिर यहाँ पर भी जेजुनम होगा। तो यहाँ तक दोनों किडनीज के लिए बिल्कुल सेम होता है। इसको समझना बड़ा आसान है। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी अगर दोनों होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से कोलॉन पास होगा, है ना, ट्रांसवर्स कोलॉन देन डिसेंडिंग कोलॉन, और कोलॉन के बिल्कुल नीचे होता है कॉइल्स ऑफ जेजुनम। तो अपर पोल के पास में होगा सुप्रानल ग्लैंड और लोअर पोल के पास में होगा कोलॉन और जेजुनम वाला रिलेशन। ये बड़ा आसान है, क्लियर। अब इसके बाद जो होगा वो डिफरेंट होगा राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में। राइट किडनी के बिल्कुल सामने होता है डियोडेनम जो टर्न होता है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम यहां से टर्न होता है और फिर कंटिन्यू होता है, और फिर बाकी जो एरिया रहेगा दैट विल बी कवर्ड बाय लिवर, यहां पर लिवर कवर करेगा। लेफ्ट किडनी के आगे क्या होता है, यहां पर स्प्लीन होता है, और स्प्लीन तक कौन सा वाला ऑर्गन पास होता है, पैंक्रियास होता है, और जो भी बाकी वाला एरिया होगा दैट विल बी कवर्ड बाय स्टमक, क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं दोबारा। यहां पर राइट किडनी के आगे होगा यहां पर डियोडेनल एरिया, यहां पर डियोडेनल एरिया होगा, डियोडेनम टर्न होगा, और अगर आपको एग्जैक्टली याद रखना होगा सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम वहां से टर्न होगा, और फिर बाकी जो एरिया होगा वहां पर लिवर कवर करेगा, दैट इज हेपेटिक एरिया। लेफ्ट किडनी के आगे यहां पर स्प्लीनिक एरिया होगा, स्प्लीन होगा, और कौन सा वाला ऑर्गन स्प्लीन तक पास होता है, पैंक्रियास, और फिर जो बाकी होगा वो स्टमक होगा, दैट विल बी कवर्ड बाय स्टमक। तो आपके एग्जाम में ये लेफ्ट किडनी वाला इमेज दिया गया था, कैडावरिक इमेज, और स्टमक वाले एरिया पर मार्क था, और एरो मार्क्ड एरिया इज रिलेटेड टू व्हाट, आपको पहचानना होगा कि वहां पर स्टमक होगा। क्लियर विद दिस वन हियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायफ्राम। डायफ्राम में ना हमको याद रखना होगा मेजर ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम। डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम तो ऑलरेडी हमने एम्ब्रियोलॉजी वाले रैपिड रिवीजन सेशन में मैंने आपको डिटेल में बताया था। डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम, ऑल द 4 स्ट्रक्चर्स, बॉक्डेलैक हर्निया, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब डायफ्राम के ओपनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डायफ्राम में कुल मिलाकर 3 ओपनिंग्स होते हैं। एक होता है वेना केवल ओपनिंग, जहां से ऑफ कोर्स इंफीरियर वेना कावा पास होता है, ये होता है वेना केवल ओपनिंग। ये वाला होता है वेना केवल ओपनिंग, और वेना केवल ओपनिंग एग्जैक्टली कहां पर होता है, सेंट्रल टेंडन में होता है, डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन में होता है। और फिर दूसरा वाला होता है ईसोफेजियल ओपनिंग, और ईसोफेजियल ओपनिंग जो होता है डायफ्राम वाला वो मस्कुलर पार्ट में ही होता है, ईसोफेजियल ओपनिंग। फाइनली यहां पर होता है अयोटिक ओपनिंग, और अयोटिक ओपनिंग जो होता है वो डायफ्राम के राइट और लेफ्ट क्रस्ट के बीच में होता है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। वेना केवल ओपनिंग सेंट्रल टेंडन में होता है, ईसोफेजियल ओपनिंग उसी के मस्कुलर वाले पार्ट में होता है, और फिर जो अयोटिक ओपनिंग होता है वो राइट और लेफ्ट क्रस्ट के दरमियान में। फाइन। और फिर आपको याद रखना होगा ये कौन से लेवल पर होते हैं। वेना केवल ओपनिंग विल बी एट द लेवल ऑफ T8, ये T8 पर होता है, और ईसोफेजियल ओपनिंग एट द लेवल ऑफ T10, और अयोटिक ओपनिंग एट द लेवल ऑफ T12, ये T12 के लेवल पर होता है। अब यहाँ पर पंगा क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में 8, 10, 12 बड़ी आसानी से याद रख लेते हैं और भूल जाते हैं कि 8th वाले पर कौन सी वाली ओपनिंग होगी, 10th वाले पर कौन सी वाली ओपनिंग होगी। तो सीक्वेंस में याद रखिए सर, और इसको याद रखने का तरीका होता है वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका, T8 एंड देन T10 एंड देन T12। T8 पर होगा वेना केवल ओपनिंग, और T10 पर होगा ईसोफेजियल ओपनिंग, और T12 पर होगा अयोर्टिक ओपनिंग। क्लियर। अब एक बारी आपने सारे ओपनिंग्स के नाम सीख लिए हैं और इनके लेवल सीख लिए हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि यहां से स्ट्रक्चर्स कौन से पास होते हैं। तो माय डियर डॉक्टर्स याद रखिए, वेना केवल ओपनिंग से पास होता है इंफीरियर वेना कावा, लिखो और भूल जाओ, क्योंकि वेना केवल ओपनिंग से वेना कावा पास होगा, और ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहां से एक और स्ट्रक्चर पास होता है, और वो होता है आपका राइट फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व पास होता है, और आपका फोकस होना चाहिए यहां पर। तो वेना केवल ओपनिंग से इंफीरियर वेना कावा पास होता है, और उसके साथ में होती है राइट फ्रेनिक नर्व पास होती है। ईसोफेजियल ओपनिंग से यहां से पास होता है ईसोफेगस, लिखो और भूल जाओ उसे, क्योंकि ऑफ कोर्स ईसोफेजियल ओपनिंग से ईसोफेगस ही पास होगी। इसके साथ में याद रखिए वेगस नर्व पास होती है। तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ईसोफेजियल ओपनिंग ईसोफेगस वेगस,
इसोफेगस वेगस, राइमिंग वर्ड्स याद रख लीजिए। और साथ में यस, द इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी पास होती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के इसोफेजियल ब्रांचेस पास होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन T12, फ्रॉम T12 देयर विल बी अयोटा पासिंग फ्रॉम हियर, अयोटा पास होता है। और इसके साथ में होता है थोरासिक डक्ट, और थोरासिक डक्ट के साथ में होता है एजाइगस वेन। सो अयोटा, थोरासिक डक्ट और एजाइगस वेन, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर पासिंग फ्रॉम आयोटिक ओपनिंग, यहां से आयोटिक ओपनिंग से पास होती है। और यहीं पर क्या होता है एट द आयोटिक ओपनिंग, थोरासिक अयोटा, थोरासिक अयोटा जो डिसेंडिंग अयोटा होता है ना, थोरासिक अयोटा, दैट चेंजेस टू अब्डोमिनल अयोटा, ये अब्डोमिनल अयोटा में चेंज हो जाता है, तो इसका नाम बदल जाएगा अब्डोमिनल अयोटा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब्डोमिनल अयोटा कहाँ से बिगिन होता है, T12 से बिगिन होता है। तो चलिए यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, अगली टॉपिक अब्डोमिनल अयोटा। तो अब्डोमिनल अयोटा बिगिन कहाँ से होगा, T12 से, और फिर T12 L1 L2 L3 L4, एट L4 इट विल बी डिवाइडिंग इनटू कॉमन इलियाक आर्टरीज। तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ अब्डोमिनल अयोटा, अब्डोमिनल अयोटा कहां से कहां तक होता है, T12 से L4 तक होता है, क्लियर, T12 से L4। अब हमको पढ़ने होंगे अब्डोमिनल अयोटा के ब्रांचेस। अब्डोमिनल अयोटा विल गिव द ब्रांचेस इन ऑल डायरेक्शन। अगर मान लो कि अब्डोमिनल अयोटा है तो वेंट्रल ब्रांचेस होंगे, डॉर्सल ब्रांचेस होंगे और फिर लेटरल ब्रांचेस भी होंगे। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो अब हम एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ आवर डायग्राम। सर हम अपना वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सिंपल वाला। अगर मान लो कि ये वाला डायफ्राम होगा और फिर ये वाला आपका अब्डोमिनल अयोटा होगा। अब्डोमिनल अयोटा T12 से लेकर L4 तक होता है सर। एक्सटेंड क्या होगा, T12 से L4 तक। एट L4 पर क्या होगा, अब्डोमिनल अयोटा डिवाइड हो जाएगा इनटू कॉमन इलियाक आर्टरीज। L4 पर क्या होगा, अब्डोमिनल अयोटा कॉमन इलियाक आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेंट्रल ब्रांचेस। ओके, राइट एट द लेवल ऑफ T12, एट T12 यहीं पर अब्डोमिनल अयोटा एक ब्रांच देता है जिसका नाम है सीलियाक ट्रंक। और फिर अगला ब्रांच होगा L1 पर, एट L1 सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। लीव L2 को छोड़ दीजिए, L3 पर होगा इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। वाओ, सो 3 वेंट्रल ब्रांचेस होते हैं। T12 पर सीलियाक ट्रंक होता है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और फिर L1 पर होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और L3 पर होता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। Celiac trunk will be supplying to foregut. It is the artery of foregut. The entire foregut will be supplied by celiac trunk. Superior mesenteric artery will be supplying to midgut. And inferior mesenteric artery किसको सप्लाई करेगा, hindgut को सप्लाई करेगा सर। तो foregut, midgut, hindgut। अब हम पढ़ेंगे लेटरल ब्रांचेस, और लेटरल ब्रांचेस यहीं पर मैं ड्रॉ करता हूं, आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। कुल मिलाकर 4 लेटरल ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1, एक जो ब्रांच होगी जो डायफ्राम को सप्लाई करेगी। अब आप सबको पता है एनीथिंग रिलेटेड टू डायफ्राम, डायफ्राम से अगर कुछ रिलेटेड होगा तो उसका नाम होगा फ्रेनिक। तो इस आर्टरी का नाम क्या होगा, फ्रेनिक आर्टरी। और ये कहाँ से है, डायफ्राम के नीचे से है, तो इसीलिए इसका नाम होगा इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ओके, और फिर यहीं पर होता है आपका किडनी। तो अगर किडनी होगा तो ऑब्वियसली किडनी के ऊपर क्या होगा, अड्रिनल ग्लैंड होगा, सुप्रा रीनल ग्लैंड। And that suprarenal gland will be supplied by middle suprarenal artery. मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी होती है। और फिर अगली वाली जो आर्टरी होती है वो किडनी को सप्लाई करेगी, और ये वाली होगी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और फिर एक और होती है जो नीचे जाएगी और गोनाड्स को सप्लाई करेगी, और इसका नाम ऑब्वियसली होगा गोनाडल आर्टरी। और यही गोनाडल आर्टरी मेल्स में, इन द मेल्स द मेल गोनाड्स विल बी टेस्टिस, इसी को टेस्टिकुलर आर्टरी कहा जाएगा। और इन फीमेल्स द फीमेल गोनाड्स विल बी द ओवरीज, और इसी को ओवेरियन आर्टरी कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने लेटरल ब्रांचेस होते हैं सर, 4। और इनको याद रखना अब बड़ा आसान है सर, सिंपल डायग्राम, और स्कीमेटिक डायग्राम से आप इजीली याद रख सकते हो। तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है, मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड देन गोनाडल आर्टरी। क्लियर। एंड देन अब हम पढ़ेंगे डॉर्सल ब्रांचेस। सर इसके डॉर्सल ब्रांचेस कौन सी वाली होती है, डॉर्सल ब्रांचेस मतलब जो पीछे जाएगी, लेकिन हमारे डायग्राम में हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो बस यहां पर याद रखिए देयर विल बी 4 पेयर्स ऑफ लंबार आर्टरी। सर लंबार आर्टरी के 4 पेयर्स होते हैं, और फिर एक ही मीडियन सेक्रल आर्टरी होती है, मीडियन सेक्रल आर्टरी।
क्लियर? प्लीज बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर केयरफुल रहिए। वन पेयर नहीं होता है सर, सिंगल, ओनली वन मीडियन सेक्रल आर्टरी होती है, एक ही होती है। क्लियर? अब रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, सुप्रारेनल आर्टरी जो होता है ना, सुप्रारेनल आर्टरी, अगर ये वाला मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी है जो कि अब्डोमिनल एओर्टा का डायरेक्ट ब्रांच है, तो फिर सुपीरियर और फिर इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी कहाँ से आती है? तो याद रखिए, सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जो होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी का ब्रांच होती है। और इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जो होती है वो रीनल आर्टरी का ही ब्रांच होती है। तो सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी का ब्रांच होती है और इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी रीनल आर्टरी का ब्रांच होती है। तो यहीं पर इसका ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और अब हम पढ़ेंगे सीलियाक ट्रंक इन डिटेल, जो कि किसको सप्लाई करेगा? फोरगट को सप्लाई करेगा। ओके, तो सीलियाक ट्रंक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके सारे ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। चलिए मैं इसको आसान करता हूं, लेकिन ब्रांचेस ड्रॉ करने से पहले आप याद रखिए सीलियाक ट्रंक के ना 3 ब्रांचेस होते हैं। नंबर 1 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सबसे आसान वाली। नंबर 2 स्प्लीनिक आर्टरी होती है, ये मॉडरेट वाली है सर। और फिर नंबर 3 होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी सबसे डिफिकल्ट वाली। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? तो पहले आप ना सीलियाक ट्रंक के 3 मेन ब्रांचेस याद कर लीजिए। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नंबर 2 स्प्लीनिक आर्टरी, और तीसरी वाली होती है आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ओके, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, सर इतने सारे ब्रांचेस, कहाँ कहाँ से कौन सी ब्रांचेस आ रही है और इसको कैसे पढ़े हम आसानी से? याद रखिए, इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है टेक ए रफ पेपर पेन एंड ट्रेस द डायग्राम। सर जब तक आप ट्रेस नहीं करोगे तो ये सारे ब्रांचेस आप ऐसे ना एज ए लिस्ट रट्टा नहीं मार सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलकर इस डायग्राम को ट्रेस करते हैं। अब आप ना ऐसे मान लो कि ये वाला आपका इसोफेगस है और ये वाला स्टमक होगा, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, और फिर यहाँ पर होगा लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, और फिर ये कंटिन्यू होगा डिओडेनम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अप टू सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम वहां तक होता है आपका फोरगट। अगर आपको एग्जैक्टली पढ़ना होगा अप टू द ओपनिंग ऑफ एम्पुला ऑफ वाटर, तो एम्पुला ऑफ वाटर तक होगा फोरगट से। अब पैंक्रियास कहां पर होता है? पैंक्रियास होता है इसी कॉन्केविटी में, सी शेप कॉन्केविटी ऑफ डिओडेनम में होता है पैंक्रियास। और पैंक्रियास का जो हेड, नेक, बॉडी एंड टेल होता है, ये सब कहां से पास होता है? स्टमक के पीछे से। और फाइनली टेल ऑफ पैंक्रियास, टेल ऑफ द पैंक्रियास कहां पर होता है? इन द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। मान लो कि स्प्लीन है, और फिर ये सब स्ट्रक्चर कहां पर होते हैं? टुवर्ड्स द लेफ्ट। और लिवर कहां होगा? टुवर्ड्स द राइट। तो मान लो कि यहां पर ये वाला आपका होगा लिवर, और लिवर के साथ में यहां पर होता है गाल ब्लैडर। इट्स जस्ट आवर स्कीमेटिक डायग्राम टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? अब सीलियाक ट्रंक कहां पर होगा? सीलियाक ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा, वेंट्रल एस्पेक्ट, वेंट्रल ब्रांच होगा, और ये स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ T12, T12 के लेवल पर होता है सीलियाक ट्रंक। मान लो कि दैट इज योर सीलियाक ट्रंक सर। नाउ वंस योर प्लेटफॉर्म इज रेडी, अगर ये डायग्राम आपका रेडी है तो चलिए अब हम ट्रेस करेंगे सारे ब्रांचेस ऑफ सीलियाक ट्रंक। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था सीलियाक ट्रंक के कितने ब्रांचेस होते हैं सर? 3 ब्रांचेस होते हैं। नंबर 1 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नंबर 2 स्प्लेनिक आर्टरी एंड नंबर 3 कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये सारे ब्रांचेस हम एक के बाद में एक देखते हैं बारी बारी से। नंबर 1 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये कहां पर जाना चाहिए? स्टमक को जाना चाहिए, है ना? तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को जाएगी अलोंग लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ये होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, ऑन द वे while going towards the lesser curvature, जब वो लेसर कर्वेचर की तरफ में जाएगी, on the way it will be giving the branches, ये सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस को ब्रांचेस देगी, और इनको हम कहते हैं ईसोफेजियल ब्रांचेस, ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। डन। तो जैसे मैंने आपको कहा था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बहुत सिंपल है, तो यहां पर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गया। डन। अब हम पढ़ेंगे दूसरी वाली ब्रांच जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है। और स्प्लीनिक आर्टरी कहां से पास होगी?
ये स्टमक के पीछे से पास होगी और ये स्प्लेनिक आर्टरी जाती है इन जिगजैग मैनर एंड फाइनली ये जाकर सप्लाई करेगी स्प्लीन को। तो यहीं से आप 2 पॉइंट्स पढ़ सकते हो कि स्प्लेनिक आर्टरी कहाँ से पास होगी सर, स्टमक के पीछे से पास होगी। और दूसरी पॉइंट याद रख लीजिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉर्शुअस आर्टरी। ये सीधे सीधे स्ट्रेट पास नहीं होगी, ये जाएगी जिगजैग मैनर में। तो ये एक एक्चुअली एग्जाम्पल है टॉर्शुअस आर्टरी का, ओके ना। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी टॉर्शुअस आर्टरीज होती है, तो स्प्लेनिक आर्टरी इज वन ऑफ देम। अब स्प्लेनिक आर्टरी के ब्रांचेस क्या होते हैं, इनको याद रखने का आसान तरीका ये मेरा वाला डायग्राम यहाँ पर, ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी जैसे जैसे स्प्लीन की तरफ जाती जाएगी, इट विल बी गिविंग द ब्रांचेस टू द पैंक्रियास। ये ब्रांचेस देगी पैंक्रियास को और इनको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक ब्रांचेस, ओके। और फिर स्प्लेनिक आर्टरी इट विल बी गिविंग अ ब्रांच अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। स्प्लेनिक आर्टरी will give a branch along the greater curvature of the stomach, along greater curvature। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और एपिप्लॉइक का मतलब होता है ओमेंटम। तो इट इज सप्लाइंग द ब्लड टू द स्टमक एज वेल एज ओमेंटम। ये स्टमक और ओमेंटम को सप्लाई करेगी। और फिर यहीं से होते हैं ब्रांचेस जो फंडस को सप्लाई करेंगे, फंडस ऑफ स्टमक, और इनको हम कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। वो भी स्प्लेनिक आर्टरी का ही ब्रांच है। और फाइनली स्प्लेनिक आर्टरी कहां पर जाकर एंड होगी, इन द स्प्लीन। और ये कहां से एंटर होती है, हाइलम। और यहां पर ये 10 to 15 ब्रांचेस में डिवाइड होती है और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं हाइलार ब्रांचेस। इस तरीके से अगर आप मेरा डायग्राम देखोगे तो स्प्लेनिक आर्टरी के सारे ब्रांचेस आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। जस्ट आप उसके साथ में जाते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। सो व्हाइल गोइंग अहेड, नंबर 1 पैंक्रियाटिक ब्रांचेस, नंबर 2 अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, फिर फंडस के पास में होगा शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर फाइनली हाइलार ब्रांचेस। ऑल दीज आर द ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी डन। अब मैंने आपको बताया था सीलियाक ट्रंक के ना कुल मिलाकर 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गया और स्प्लेनिक आर्टरी भी हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन हेपेटिक आर्टरी। नाम में ही लिखा है कॉमन हेपेटिक आर्टरी और एनाटॉमी में आपको पता है कॉमन अगेन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ओके। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी 2 आर्टरीज में यहां पर डिवाइड होती है। एक आर्टरी जो एक्चुअली लिवर को जाएगी और इसको हम कहते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, और एक आर्टरी जो यहां पर से पीछे से पास होगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम के पीछे से पास होगी। और ये आर्टरी मुझे इजीली नजर आ रही है कि जैसे वो स्टमक और डियोडेनम के बीच में है, तो इसीलिए इस आर्टरी का नाम होगा गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, ओके। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है सर। ये होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी और ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जो एक्चुअली लिवर को जाएगी, और दूसरी वाली होती है गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। अब आउट ऑफ दीज 2 आर्टरीज, अब ये 2 ब्रांचेस में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। और गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी यहां पर एंड हो जाती है, एंड बाय डिवाइडिंग 2 ब्रांचेस, ठीक है। तो गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी यहां पर एंड हो जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस, एंड आउट ऑफ दैट 2 ब्रांचेस, उन 2 ब्रांचेस में से एक ब्रांच आपको पता है, एक ब्रांच मुझे पता है। एक ब्रांच जो आपको पता है वो जाएगा अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, ओके। और इसका नाम होना चाहिए राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। वाओ, इजी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो ग्रेटर कर्वेचर के थ्रू जाएगा। और दूसरा वाला होगा जो पैंक्रियास और डियोडेनम के दरमियान में, और ये कहां पर है, ऊपर। तो इसीलिए इसका नाम होगा सुपीरियर पैंक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी। ये पैंक्रियास और डियोडेनम के बीच में है, तो इसीलिए इसका नाम होगा सुपीरियर पैंक्रियाटिको डियोडेनल आर्टरी। क्लियर। अब ये वाला हो गया गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, फाइन। और ये आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है सर, क्योंकि ये कहां से पास हो रही है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम के पीछे से पास हो रही है। तो अक्सर क्या होता है जब डियोडेनल अल्सर्स होते हैं, डियोडेनल अल्सर्स जब होते हैं, वो अल्सर्स का एक कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन। अल्सर्स परफोरेट होते हैं, कहां पर परफोरेट होंगे, पोस्टीरियर वॉल, और वहां से होगी ब्लीडिंग। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्लीडिंग कौन सी वाली आर्टरी से हो रही है, तो याद रखिए
ये कौन सी वाली आर्टरी से हो रही है? गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी से हो रही है। कौन सी वाली आर्टरी से हो रही है सर? गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी से हो रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी दूसरी ओर। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी लीवर को जाएगी और यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक होती है राइट हेपेटिक आर्टरी और दूसरी वाली होती है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। और इन दोनों ब्रांचेस से क्या होगा? राइट हेपेटिक आर्टरी विल गिव अ ब्रांच और ये जाएगी गाल ब्लैडर को, और यहां पर इस आर्टरी को कहा जाता है सिस्टिक आर्टरी। क्या कहा जाता है? सिस्टिक आर्टरी कहा जाता है। ऑफ कोर्स एनीथिंग रिलेटेड टू गाल ब्लैडर विल बी सिस्टिक आर्टरी। फाइन। अब इस तरीके से सारे ब्रांचेस कंप्लीट हो गए हैं। तो यही तो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर आप ये सारे ब्रांचेस एज ए लिस्ट या फिर पैराग्राफ की तरह लिखोगे और इसको रट्टा मारोगे तो ये याद नहीं होंगे। इनको बेस्ट तरीका क्या होता है याद करने का? टेक अ रफ पेपर पेन आफ्टर लिसनिंग टू दिस रैपिड रिवीजन सेशन। ये सुनने के बाद में ना आप इसको बस एक बार या दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर ना? अब एक बात ध्यान से देखिए, मैं आपको एक अपडेट बताता हूँ यहाँ ध्यान से। अगर आप ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक देखोगे, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक यहाँ पर देखोगे तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फाइन, ये तो है यहाँ पर। व्हाट अबाउट द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी देन? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी तो नहीं है यहाँ पर। अब ये किसका ब्रांच होगी? तो याद रखिए प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी ये लिवर को जा रही है और while going to the liver, before going to the liver, it will give a branch। वो यहाँ पर एक ब्रांच देगी जो यहाँ पर जाएगी along lesser curvature, और ये वाली होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसका ब्रांच होता है? प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच होता है। दिस इज लाइक अ वेरी क्लियरली रिटन इन 42nd एडिशन, लेटेस्ट एडिशन में बड़ा क्लियरली लिखा गया है। प्रीवियसली ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी से आती थी, लेकिन आजकल लाइक नाउ डेज द लेटेस्ट एडिशन में क्लियरली लिखा गया है कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। क्लियर? यस। सो दिस इज ऑल्सो डन हियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम ऑब्वियसली इसके दो लेयर होते हैं सर। आउटर वाला जो होता है पैराइटल पेरिटोनियम होता है, जो इनर वाला होता है वो विसरल पेरिटोनियम होता है, जो विसरल ऑर्गन्स के सराउंडिंग में होता है। अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक स्पेस नजर आएगी जो स्टमक के पीछे होती है, और ये वाली जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं लेसर सैक। लेसर सैक, और लेसर सैक को ओमेंटल बर्सा भी कहा जाता है, ओमेंटल बर्सा। और बाकी रिमेनिंग यहाँ पर जो स्पेस होगी इसको हम कहते हैं ग्रेटर सैक। फाइन। और ये लेसर सैक और ग्रेटर सैक दोनों कनेक्टेड होते हैं बाय अ फोरामिन, दैट फोरामिन इज एपीप्लॉइक फोरामिन। इस एपीप्लॉइक फोरामिन को ओमेंटल फोरामिन भी कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है फोरामिन ऑफ विंस्लो भी कहा जाता है। तो लेसर सैक और ग्रेटर सैक दोनों के दरमियान में एक फोरामिन होती है और उस फोरामिन का नाम है एपीप्लॉइक फोरामिन। क्लियर? लेकिन ध्यान यहां पर ये दीजिए, सबसे बड़ी गलती जो सारे स्टूडेंट्स यहां पर करते हैं कि वो समझते हैं कि एपीप्लॉइक फोरामिन यहां है। ना, वो लेसर ओमेंटम के साइड में नहीं होती है। याद रखिए लेसर ओमेंटम के पीछे होती है। एपीप्लॉइक फोरामिन कहां होती है? लेसर ओमेंटम के पीछे होती है। ठीक है ना? चलिए, ये एपीप्लॉइक फोरामिन को पढ़ने से पहले और उसके बाउंड्रीज पढ़ने से पहले मैं आपको ना पहले लिगामेंट्स बताता हूं सारे। लिवर के आगे जो लिगामेंट होता है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है। और लिवर के पीछे जो लिगामेंट होता है, जो लिवर और स्टमक के दरमियान में होता है, ये होता है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम। फाइन। तो लिवर के आगे होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट और लिवर के पीछे होता है लेसर ओमेंटम, जो लिवर और स्टमक के बीच में होता है। क्लियर? और अगर ये स्टमक है और ये स्प्लीन है, स्टमक और स्प्लीन दोनों के बीच में ये वाला जो लिगामेंट होता है, ये होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट होता है। और फिर स्प्लीन और किडनी और ये दोनों के बीच में ये वाला लिगामेंट होता है स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। स्प्लीन को हम लीन भी कहते हैं, तो इसको लीनो रीनल लिगामेंट भी कहा जाता है। लीनो रीनल लिगामेंट भी कहा जाता है। क्लियर? तो हमने ऑलरेडी एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ रखा है कि फैल्सिफॉर्म लिगामेंट और लेसर ओमेंटम कहां से फॉर्म होते हैं सर? ये दोनों वेंट्रल मीसेंट्री से फॉर्म होते हैं।
वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से फॉर्म होते हैं जो स्टमक के आगे होता है, और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और स्प्लिनोरेनल लिगामेंट ये दोनों डॉर्सल मीसेंट्री से फॉर्म होते हैं, डॉर्सल मीसोगैस्ट्रियम जो स्टमक के पीछे होता है। क्लियर? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन लिगामेंट्स के अंदर क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस लिगामेंट्स। ठीक है, तो जो स्प्लिनोरेनल लिगामेंट होता है, आप इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हो, केवल आपका अब्डोमिनल एओर्टा से ना सीलिएक ट्रंक बिगिन होता है यहाँ पर, और सीलिएक ट्रंक का एक ब्रांच होता है स्प्लिनिक आर्टरी। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्प्लिनिक आर्टरी स्प्लीन को जाएगा लेकिन स्टमक के पीछे से, तो ये स्प्लिनिक आर्टरी होगा। ओके, तो स्प्लिनिक आर्टरी किस लिगामेंट में होगा? स्प्लिनोरेनल लिगामेंट में होगा। स्प्लिनिक आर्टरी स्प्लिनोरेनल लिगामेंट में होगा। ठीक है, और यहीं पर होता है टेल ऑफ पैंक्रियास भी होता है सर, टेल ऑफ पैंक्रियास। परफेक्ट, तो स्प्लिनोरेनल लिगामेंट में होता है यस स्प्लिनिक आर्टरी, और टेल ऑफ पैंक्रियास भी यहीं पर होता है। और फिर गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट में क्या होगा, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि स्प्लिनिक आर्टरी का ही ब्रांच है जो कहां पर जा रहा है, ग्रेटर कर्वेचर स्टमक। और अगर वो ग्रेटर कर्वेचर स्टमक को जाएगा तो ऑब्वियसली गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होगी। कौन सी वाली? लेफ्ट वाली। सो दिस विल बी द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। इस लिगामेंट के अंदर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होगी, और फिर इसके साथ में शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज भी होते हैं जो फंडस को सप्लाई करते हैं, जो फंडस को सप्लाई करते हैं। क्लियर? अब ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर पढ़ने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि एपिप्लॉइक फोरामेन जो होता है उसके बाउंड्रीज क्या होते हैं। ये आपके एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और आज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियरली बताऊंगा सर। यहां देखिए ध्यान से, एपिप्लॉइक फोरामेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इसका ना ओरिएंटेशन समझे कि एपिप्लॉइक फोरामेन होता कहां पर है। तो लिवर के आगे होता है ये वाला फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है यहां पर, और हमने अब क्या किया है, लिवर को लिफ्ट कर दिया है और हम देख रहे हैं लिवर के पीछे, और लिवर के पीछे यहां पर होता है लेसर ओमेंटम, और ये लेसर ओमेंटम किसके साथ में ज्वाइन हो रहा है सर? स्टमक के साथ में, और फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम के साथ में भी ज्वाइन होता है। तो यहां होता है लिवर, और ये वाला होता है स्टमक, और ये वाला होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम। क्लियर? दैट इज योर लेसर ओमेंटम। अब लेसर ओमेंटम का ये जो फ्री मार्जिन होता है ना, फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, इसके बिल्कुल पीछे होता है एपिप्लॉइक फोरामेन। प्लीज रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली, लेसर ओमेंटम फ्री मार्जिन, बिहाइंड दैट you'll be having lesser omentum, behind that you'll be having एपिप्लॉइक फोरामेन। ठीक है, तो एपिप्लॉइक फोरामेन एग्जैक्टली कहां पर होता है? लेसर ओमेंटम का ये जो फ्री मार्जिन है इसके पीछे होता है। अब ये मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, अगर वो फोरामेन उसके पीछे होगा, मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर ये होगा फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, तो एपिप्लॉइक फोरामेन कहां है? इसके पीछे। ओके, ये फोरामेन इसके पीछे होता है। ठीक है, तो अब बताइए एपिप्लॉइक फोरामेन के आगे एंटीरियर बाउंड्री क्या होगा? एंटीरियर बाउंड्री होगा फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, एंटीरियरली होगा फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, और उसी फ्री मार्जिन के अंदर होता है पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड। Okay, so in the free margin of the lesser omentum, you'll be having portal triad, that is hepatic artery, and then bile duct, and then the portal vein. Hepatic artery होता है, bile duct होता है, और portal vein होती है। Clear? और बिल्कुल उसके पीछे क्या होगा? यहीं से तो inferior vena cava पास होता है, तो posteriorly there'll be inferior vena cava, यहाँ पर inferior vena cava होगा पीछे। Clear? तो once your anterior and posterior boundary is clear, anterior posterior boundary क्लियर हो चुका है, तो सुपीरियर इंफीरियर बाउंड्री बड़ा आसान है। एपिप्लॉइक फोरामेन के ऊपर क्या होता है? ऊपर यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लिवर है, और लिवर में आपको याद रखना होगा कौन सा वाला लोब होता है। याद रखिए कॉर्डेट लोब होता है। कौन सा वाला लोब होता है? सुपीरियरली कॉर्डेट लोब। आपके एग्जाम्स में कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना क्वाड्रेट लोब दिया जाता है, तो प्लीज बी केयरफुल हियर, सुपीरियरली कॉर्डेट लोब होता है। और एपिप्लॉइक फोरामेन के नीचे यहां पर क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम, क्लियरली आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। आर यू ऑल क्लियर विद दिस वन हियर? तो ये होते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन के बाउंड्रीज। तो आगे होगा फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम जिसमें पोर्टल ट्रायड होता है, पीछे होता है इंफीरियर वेना कावा, ऊपर होता है लिवर, कॉर्डेट ऑफ द लिवर, और नीचे होता है डिओडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है। अगर आपको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना होगा, मान लो कि आई एम टेकिंग अ सेक्शन हियर। ओके, अगर हम यहां से एक सेक्शन लेंगे, और अगर मान लो कि ये वाला आपका होता है फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। नाउ इन दिस फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, इस फ्री मार्जिन में आपको
पोर्टल ट्रायड का अरेंजमेंट भी याद रखना होगा, पोर्टल ट्रायड का अरेंजमेंट भी याद रखना होगा, ठीक है। तो याद रखिए पोर्टल वेन जो होता है वो पीछे होती है, पोर्टल वेन पीछे होती है सर। सो ऐसे याद रख लीजिए, पोर्टल वेन पोस्टीरियर में होती है, और बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी दोनों आगे होते हैं, एंटीरियरली होते हैं, ठीक है ना। और इनमें भी आपको याद रखना होगा कि बाइल डक्ट जो होती है वो राइट में होती है, और हेपेटिक आर्टरी जो होती है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, वो लेफ्ट में होती है। ओके, तो ये वाली बाइल डक्ट होगी आपकी जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, और हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो लेफ्ट में होती है सर, हेपेटिक आर्टरी विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, सो पोस्टीरियरली पीछे कौन सी वाली होती है, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पोर्टल वेन याद रख लीजिए, पोस्टीरियर में होती है, और बाइल डक्ट टुवर्ड्स द राइट, और फिर हेपेटिक आर्टरी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये होता है तरीका याद रखने का। आर यू क्लियर विद दिस वन हियर? तो हमने इन डेप्थ इसको पढ़ लिया है। एपिप्लॉइक फोरामेन आपके एग्जाम्स में एक रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लियर। तो यहाँ से पेरिटोनियम और फिर उसका डेवलपमेंट वेंट्रल मीसेंट्री और डोर्सल मीसेंट्री से हमने ऑलरेडी देख रखा है, और साथ में लेसर सैक और ग्रेटर सैक विल बी कनेक्टेड बाय एपिप्लॉइक फोरामेन, और एपिप्लॉइक फोरामेन के सारे बाउंड्रीज से कंप्लीट हो गए हैं, ओके ना। और इसी के साथ में अब्डोमेन टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, और इसी के साथ में हमने ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर रिवाइज किए हैं। तो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर फ्यूचर एग्जाम्स, आपके फ्यूचर एग्जाम्स में हेल्प करेगा। होप दिस विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।